मौसम सरमा की आमद थी। इसी हिसाब से गली मोहल्ले बहुत पहले ही सुनसान हो जाते थे। अगर किसी को कोई अशद जरूरत होती तभी वो घर के आसूदा माहौल से निकल के बाहर की सर्द वीरान गलियों में आना पसंद करता था। रात का कोई 11:15 बजे का वक्त था कि अचानक अम्मी को शदीद खांसी का दौरा सा पड़ा। मैं हड़बड़ा के फौरन अम्मी के कमरे की तरफ भागा और पानी पिलाने की नाकाम कोशिश की। पानी बाछों से बह निकला और साथ ही मुझे ख्याल आया अम्मी को इनहेलर की जरूरत है। मैंने दवाइयों की ट्रे में देखा और अम्मी के पलंग के आसपास बेचैनी से हाथ मारा, मगर मजाल है कोई झलक ही दिख जाती। इसी अफरा तफरी में मैंने गौर से अम्मी को देखा तो वो हाथ से अलमारी की तरफ इशारा कर रही थीं। मैं समझ गया कि इनहेलर इसी जगह होगा। कुछ अरसे से अम्मी को बोलने में कुछ मसला सा है तो वो इशारों में बात करने और समझाने की कोशिश करती रहती हैं। खैर मैंने लपक के अलमारी खोली तो सामने ही इनहेलर रखा। देख के सुकून का सांस लिया। फौरन अम्मी के मुंह से लगा के 1-2 बार पंप किया तो अम्मी की सांस हमवार हुई और मुझे राहत का खुशगवार एहसास हुआ। सांस कंट्रोल में आई तो ख्याल आया अब खांसी की दवा भी दे दूं, अम्मी को ऐसा ना हो फिर खांसी आ जाए। और जैसे ही दवा के बारे में पूछने लगा याद आया सुबह ही तो अम्मी ने पर्चा दिया था कि दवाएं खत्म हो गई हैं। उफ, मैंने अपना माथा पीटा। अम्मी रुके, मैं बस यूं गया यूं आया आपकी मेडिसिन लेके। अम्मी ने मुझे मना करना चाहा लेकिन मेरी शर्मिंदगी कम नहीं हो रही थी, लिहाजा मैंने बाइक की चाबी ली और अम्मी को तसल्ली दे के बाहर निकल गया। बाहर आया तो घर की आफियत मालूम हुई। किस बला की सर्दी और धुंध थी, ना कोई बंदा ना कोई हलचल। अजीब सी वीरानियत टपक रही थी गलियों में। मुझे मालूम था 4 गलियों को छोड़ के एक छोटा सा मेडिकल स्टोर है जो 24 घंटे खुला होता है। बस अब अल्लाह से दुआ की कि अम्मी की दवाई मिल जाए इधर से। अल्लाह का शुक्र, मतलूबा दवाई मिल गई। मैंने लगे हाथों डबल रोटी और जैम भी ले लिया। अच्छा है अम्मी को सुबह नाश्ता बनाने उठना ना पड़े। अम्मी और मैं अकेले ही रहते थे क्योंकि जॉब अभी अच्छी नहीं थी तो शादी भी नहीं की थी मैंने। अब्बू का इंतकाल काफी वक्त पहले ही हो गया था। मैं और अम्मी बस हम ही एक दूसरे का सहारा थे। खैर मैंने नाश्ता और मेडिसिन लेके वापस जाने की नीयत से बाइक स्टार्ट की ही थी कि एक लड़की की झलक सी नजर आई। वो भी शायद किसी मजबूरी में रात के इस पहर बाहर निकली थी। मुझे ऐसे निकल जाना मुनासिब नहीं लगा तो बाइक इसके पास जाके रोक के पूछ ही लिया, खैरियत मोहतरमा? जी वो देखिए मैं एक शरीफ इंसान हूँ, अपनी वालदा के लिए मेडिसिन लेने निकला था। आपको देखा तो सोचा पूछ लूं। वो मैं भी एक इंजेक्शन लेने आई थी, इत्तेफाक से जितने पैसे थे इसका इंजेक्शन आ गया तो अब वापसी का किराया नहीं है मेरे पास। वो शर्मिंदा सी बोली। ओहो, किधर रहती हैं आप? जी मैं ये कब्रिस्तान के बराबर। कब्रिस्तान मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं था लेकिन रात के इस वक्त कब्रिस्तान का सुन के ही एक लम्हे को दिल धड़क सा गया। अच्छा देखिए मोहतरमा, मुनासिब समझे तो मैं छोड़ दूं आपको इस तरफ। मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है वहां से। किसी का घर कहीं भी हो, आखिरी घर तो सबका कब्रिस्तान ही है। वो अजीब सा मुस्कुराई। जी? मैंने ताज्जुब से पूछा। वो मेरा मतलब है आपको जहमत होगी। कोई बात नहीं, इंसान ही इंसान के काम आता है। अगर कोई इंसान ही ना हो तो? वो फिर अजीब तरह से आंखें चढ़ा के बोली। मुझे गुस्सा आ गया। देखिए खातून, ये मजाक का वक्त हरगिज़ नहीं है। आपको चलना है तो बोलें, वरना मेरी वालदा मेरी रात तक रही होंगी। अरे नाराज ना हो, आपका शुक्रिया। रात के इस वक्त आप जैसा कहाँ मिलेगा अब मुझे। मैं जब तक इसके जुमले पे गौर करता रहा वो लपक के मेरे पीछे बैठ गई और मानो यूं लगा कि कोई खुशबू से भरा अतरदान साथ रख दिया गया हो। मेरे हवास पे काबू होने लगे। एक तो रात का समा, इस पे तन्हाई, बाइक जैसी रुमानी सवारी और सतम ये हुआ वो दोशीज़ा अपना नाजुक सा हाथ मेरे कंधे पे टिकाए हुए थी। हवा के दोष पे इसके बाल कभी मेरे चेहरे से टकराते तो एक तीर सा जिगर के पार हो जाता। दिल चाह रहा था ये मुख्तसर सा सफर कभी खत्म ही ना हो, बस मैं और वो हसीना दुनिया के आखिरी कोने तक ऐसे ही चलते रहें। अचानक इसकी आवाज ने मेरा ख्वाब तोड़ सा दिया। बस इसी गेट पे रोक दें। लेकिन ये तो कब्रिस्तान का गेट है, मैंने हैरान होकर बोला। अजीब सा मंजर था। रात के अंधेरे में कुत्तों के रोने की आवाज और कब्रिस्तान की वीरानियत दिल में एक खौफ सा जगा रही थी। जी मैं इधर ही तो रहती हूँ। इस हसीना के जगमग सफेद दांत एकदम मुस्कुराने से बाहर निकल आए। जी क्या आप भूत हैं या चुड़ैल? मैंने अपने अंदर के खौफ को कम करने के लिए मजाक करने की कोशिश की। आपने सही पहचाना, मैं चुड़ैल ही हूँ। और 2 कदम मेरी तरफ आई तो मैंने गौर से सुना
اس کے چلنے سے چھم چھم جیسی آواز آ رہی تھی۔ میرا دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ دیکھی محترمہ، یہ کافی گھٹیا مذاق ہے اور شکریہ ادا کرنے کا بھونڈا طریقہ۔ میں نے اپنے حواس پر برقرار رکھنے کی ناکام کوشش کی۔ آپ کو کس نے بولا میں مذاق کر رہی ہوں؟ لیکن بہرحال آپ کا شکریہ۔ آپ چاہیں، آپ کی والدہ پریشان ہو رہی ہوں گی۔ اور وہ ایک دم پلٹ کے قبرستان کے دروازے سے اندر داخل ہو گئی، لیکن اس کے چلنے سے چمچم سی آواز آتی رہی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے بائک سٹارٹ کی اور فوراً ہی ادھر سے بھاگ نکلا۔ کچھ دیر کے بعد خیال آیا وہ آواز مسلسل آ رہی تھی، لیکن اب آواز کچھ بدل گئی تھی۔ ہوا کی سرسراہٹ میں عجیب سا جلترنگ تھا، لیکن تھی وہی آواز۔ مجھے کپ کپی سے لگ گئی۔ ایک دم ساری قرآنی آیتیں بھول گیا، سوائے یا اللہ کے۔ کچھ بھی منہ سے نہیں نکل رہا تھا۔ میں نے شاید ہی کبھی اتنا تیز بائک چلائی ہو، لیکن وہ آواز تو شاید میرا پیچھا کرنے پر تلی تھی۔ میں نے بائک گلیوں میں بھگانی شروع کر دی اور تیز سے تیز تر کرتا گیا، لیکن اس عورت نے بھی ہوا سے شرط لگا رکھی تھی۔ مجھے لگا میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ ایک تو رات، پھر سردیوں کی، کوئی بھی مدد کے لیے نظر نہیں آیا۔ میں نے سوچا آخری وقت تو آ ہی گیا، کیوں نہ امی کے قدموں میں جان دے دوں۔ یہ سوچتے ہی میں نے گھر کا رخ کیا اور کلمہ پڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ گھر کی گلی میں آتے ہی دیوانہ وار ہارن دینے لگا۔ مجھے معلوم تھا امی جاگ رہی ہوں گی، لیکن یہ بھی احساس تھا پڑوسی کتنا غصہ کر رہے ہوں گے۔ لیکن مجھے اس وقت صرف اپنی ماں کے قدموں میں جان دینے کے سوا کچھ ہوش نہیں تھا۔ شاید وہ چڑیل جس کو میں نے ہمدردی میں آ کے لفٹ دی مجھے اپنے ساتھ ہی لے جاتی، تو میں آخری بار ہی صحیح امی کو تو دیکھ لوں۔ اچانک امی نے دروازہ کھولا تو میں اپنے خیالوں سے باہر آیا اور سیدھا بائک اندر صحن میں لے گیا۔ امی بھی پریشان تھیں اور سوالیہ نظروں سے مجھے تک رہی تھیں۔